नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण में आपका फिर से एक बार सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए हम पहला टॉपिक संधि प्रकरण पर बात कर रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि की बात की। आशा है कि आपने स्वर संधि के उन पांचों भेदों के 5 नियमों को जानने के बाद पर्याप्त मात्रा में अभ्यास किया होगा, और यदि किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम संधि के अगले भेद की ओर जाते हैं। दूसरा भेद है संधि का व्यंजन संधि। हमने बात की थी व्यंजन संधि वहाँ होती है जहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन अथवा व्यंजन के बाद स्वर हो और इनमें कोई परिवर्तन हो, वहाँ व्यंजन संधि होती है। आज हम व्यंजन संधि के कुछ नियमों को जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से व्यंजनों में और स्वरों में यहाँ परिवर्तन होता है। व्यंजन संधि के भेद संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी नाम रख सकते हैं हम, लेकिन भेद से कोई प्रश्न नहीं बनता, इसलिए हम सीधे नियमों की ओर जाएंगे। नियम सीरियल वाइज रख लेंगे, इनका कोई फिक्स सीरियल तो है नहीं। नियमों को क्रम से हम पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए, पहला नियम हम पढ़ते हैं, जिसे आपने जसत्व संधि के नाम से जाना होगा। यह नियम कहता है कि प्रथम पद के अंत में आपको, इससे पहले हम स्पर्श व्यंजनों की बात करें, थोड़ा सा हम वर्णमाला से भी परिचित हो लेते हैं। वर्णमाला टॉपिक हमारे है नहीं सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं। देखिए, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कुल व्यंजन होते हैं 33। टोटल व्यंजन 33 होते हैं, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए वो किस प्रकार से हैं। क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग माने गए हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आने हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो कुल मिलाकर 25 व्यंजन हो गए। अब हम देखेंगे कि यदि मैं कहूँगा किसी भी नियम के बारे में कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन, तो वो ग होगा। यदि मैं कहूँगा क वर्ग का अंतिम व्यंजन, तो ये बड़ा न होगा। यदि मैं कहूँगा त वर्ग का अंतिम व्यंजन, तो ये न होगा। प वर्ग का तृतीय व्यंजन यदि मैं कहूँगा, तीसरा व्यंजन यदि कहूँगा, तो वो ब होगा। इस प्रकार से आपको ये याद होने चाहिए। और यदि मैं स्पर्श व्यंजनों की बात करूँगा, तो इन 25 में से कोई एक होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, सीधा नियमों की ओर जाते हैं, व्यंजन संधि के नियमों की ओर। पहला नियम जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे जसत्व संधि के नाम से भी जाना जाता है, वो नियम ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला व्यंजन हो, अर्थात क, च, ट, त, प। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क, च, ट, त और प में से कोई होगा।
हलंत भी लगाना अनिवार्य है यहाँ, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो क के यदि क अंतिम वर्ण होना है तो हलंत होना अनिवार्य है, क्योंकि क व्यंजन है। और यदि हलंत नहीं होगा तो अंतिम वर्ण क ना होकर ए हो जाएगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी घोष वर्ण हो तो क, च, ट, त, प इनका परिवर्तन तो वर्ग के पहले व्यंजन का परिवर्तन तीसरे व्यंजन में कर देंगे। तीसरे व्यंजन में होगा। अब देखिए तीसरा व्यंजन कौन सा है, इधर है क वर्ग का तीसरा व्यंजन ग। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं ग, ज, ड, द और ब। अब देखते हैं घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या है, एक बार यहाँ देख लीजिए। इसे आपको छोटी सी ट्रिक से ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक है घोष वर्णों को ध्यान में रखने की। धनंजय घोष है। अब देखिए द है यहाँ, त वर्ग का चौथा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन घोष होगा। न है पांचवा व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण भी घोष होगा। न पांचवा है ही और पांचवा हमने ले भी लिया है। ज तीसरा व्यंजन, च वर्ग का तीसरा व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन घोष होगा, अर्थात प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण घोष होंगे। इसके अलावा ये व, र, ल ये घोष होंगे और है ये वर्ण घोष होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वर्ण हैं वो अघोष में आएंगे। प्लस में स्वर भी आते हैं, स्वर भी घोष हैं। वर्णमाला की बात करें तो, व्यंजनों की बात करें तो यही व्यंजन घोष हैं, और वर्णमाला की बात करें तो स्वर प्लस में ये व्यंजन घोष हैं। अब देखते हैं, नियम को समझते हैं। प्रथम पद के अंत में वर्ग का पहला व्यंजन होगा, अर्थात क, च, ट, त, प में से कोई एक होगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी घोष वर्ण होगा तो वर्ग के पहले व्यंजन का परिवर्तन तीसरे व्यंजन में कर देंगे, यानी कि क आगे क, च, ट, त, प के बाद घोष हो। संक्षिप्त शब्दों में हम इस नियम को इस तरह से कह सकते हैं, कोई भी घोष वर्ण हो तो इनका परिवर्तन क्रमशः ग, ज, ड, द और ब में कर देंगे। कचट तप का गजट दब हो जाएगा यदि कचट तप के बाद घोष वर्ण हो तो, अर्थात कचट तप का गजट दब हो जाता है यदि घोष वर्ण हो तो। और घोष वर्ण कौन कौन से हैं, ये रहे घोष वर्ण। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए प्रथम नियम के कुछ एग्जाम्पल्स। वाक प्लस ईस, प्रथम पद के अंत में क है और क के बाद है स्वर, और स्वर घोष वर्णों में आता है। देखिए ये रहे घोष वर्ण और स्वर हैं घोष वर्णों में। तो ई घोष वर्ण है, तो प का परिवर्तन देखिए क, च, ट, त, प का परिवर्तन ब में कर देना है, तो ब है अधूरा, प्लस में ईंधन। ब में ई जुड़ा, बी बन गया, अनुस्वार की जगह और धन का धन, शब्द बना अभिनंदन।
आगे है जगत प्लस आनंद। तय के बाद प्रथम पद के अंत में तय है जो कि वर्ग का पहला व्यंजन है, और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर है और स्वर घोष होते हैं। तो तय का परिवर्तन दय में कर देना है। तो जय ग तय का दय में परिवर्तन हो गया, आनंद का आनंद है। दय में आ जुड़ेगा तो दा बन जाएगा, नंद का नंद, जगदानंद। अब जानते हैं, देखिए ये थे, एक और एग्जाम्पल रह गया, वाक प्लस ईस। प्रथम पद के अंत में क है, द्वितीय पद के प्रारंभ में स्वर है, स्वर का परिवर्तन क का परिवर्तन ग में हो जाएगा। तो वाग प्लस ईस का ईस है, ग में ई जुड़ेगा तो गी बन जाएगा, वागीश। ये तो थे संधि विच्छेद युक्त पद से हमने संधि की ओर गए। अब संधि से संधि विच्छेद करते हैं। देखिए टुकड़े कीजिए, जगद प्लस ईश। ईश शब्द को हमने यहाँ से पृथक किया। अब देखिए द का परिवर्तन, ये तो है संधि, यदि हम शब्द की संधि करते हैं तो कचट तब का गजड़ दब करना होगा, संधि विच्छेद करते हैं तो गजड़ दब का कचट तब कर देंगे, यानी कि द का परिवर्तन तय में हो जाएगा यहाँ इस प्रकार, जगत प्लस ईश। ये इसका संधि विच्छेद युक्त पद बनेगा। अर्थात संधि कार्य करना है तो ऊपर से नीचे की ओर आना है, संधि विच्छेद का कार्य करना है तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अब यहाँ से देखिए दान को मैंने अलग कर दिया, वाग प्लस दान, और ग का परिवर्तन क में कर देना है, वाक प्लस दान। ये संधि विच्छेद युक्त पद हो गया। ऐसे ही वाग को यहाँ पृथक किया मैंने, मैं है, ग का परिवर्तन क में अभी किया था, वाग प्लस मैं। ये हमने 6 एग्जाम्पल्स देखे। अब चलते हैं हम अगले नियम की ओर। अब देखिए अगला नियम, दूसरा नियम कहता है कि यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम पद के अंत में वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात कचट तप में से कोई एक हो, वर्ग का प्रथम वर्ण या व्यंजन, और द्वितीय पद के प्रारंभ में मैं या न हो। द्वितीय पद के प्रारंभ में यदि मैं या न हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, 5वें वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में परिवर्तन। दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं इस नियम को, वर्ग का प्रथम वर्ण का मतलब कचट तप, उसके बाद मैं या न आए तो इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, पंचम वर्ण यानी कि न और मैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स फिर क्लियर हो पाएगा। देखिए वर्ग के प्रथम वर्ण यदि प्रथम पद के अंत में मिले और द्वितीय पद के प्रारंभ में मैं या न हो तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कर देना है, अर्थात कचट तप का न और मैं में परिवर्तन कर देना है। अब देखिए प्रथम पद के अंत में क है जो कि वर्ग का प्रथम वर्ण है, द्वितीय पद के प्रारंभ में मैं है, मैं होना चाहिए, शर्तें पूरी हो गई। तो क का परिवर्तन न में कर देना है, तो वांग मैं शब्द बन जाएगा। ये हलंत युक्ति रहेगा क्योंकि आगे स्वर होता तो इसे पूरा कर देता, अब यह हलंत युक्ति रहेगा। इसी तरह से
षट धन मास। टैप वर्ग का प्रथम वर्ण है और द्वितीय पद के प्रारंभ में मैं है, जो कि शर्त के अनुसार है। तो ट का परिवर्तन न में कर देंगे, तो क्षण प्लस मास। ण को मैंने ऐसे लिख दिया और कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये संधि युक्त पद बन गया। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये वांग में इधर भी आया था, देखिए प्रथम नियम में भी ये वांग में आया था, वाग प्लस में, तो यहाँ हमने वाग में बनाया था। यदि प्रश्न इस तरह से आए कि वाग धन में का संधि युक्त पद कौन सा होगा, तो देखिए नियम तो दोनों लग रहे हैं इसमें, लेकिन हमें इस वाले को ज़्यादा प्रेफरेबल करना है बजाय इसके। और यदि दोनों में से कोई एक आए तो उसे सही कर ही देना है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं संधि से संधि विच्छेद की। और इस बार मैंने पृथक कर लिया, देखिए जगन्नाथ को पृथक कर लिया यहाँ से, जगन्नाथ। अब नियम देखिए, न का परिवर्तन तय का परिवर्तन न में हुआ था, अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो न को तय में परिवर्तित कर देंगे, तो जगत प्लस नाथ। इसी तरह से मैं को अलग कर दिया, मैंने मैं शब्द को अलग किया। मैं पै की जगह परिवर्तित होता है, अब संधि विच्छेद करें तो मैं को पै में परिवर्तित कर देंगे, अप धन में, ये इसका संधि युक्त पद बनेगा। ये चार साधारण से उदाहरण हमने देखे। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। ठीक है, तीसरा नियम, यदि प्रथम पद के अंत में मैं हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन वही 25 व्यंजन, प्रथम पद के अंत में मैं, द्वितीय पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजन में से कोई हो, तो अब स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ण थे, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो पहला दूसरा तीसरा या चौथा कोई भी हो, उसका परिवर्तन, देखिए परिवर्तन होगा प्रत्येक यानी वर्ग के पंचम वर्ण में अथवा अनुस्वार में। मैं भी चाहता हूँ परिवर्तन मैं का होगा, मैं का परिवर्तन वर्ग के, अब यहाँ जो स्पर्श व्यंजन आएगा उसी के वर्ग का पंचम वर्ण कर देना है या फिर अनुस्वार लगा देना है। दोनों ही कार्य अपने अपने स्थान पर सही हैं, ज़्यादा सही ये है। यदि दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो हमें पंचम वर्ण वाला सही मानना होगा, अथवा अनुस्वार मिलता है तो सही मान ही लेंगे, दोनों मिले तो पंचम वर्ण। अब देखिए एक दो एग्जांपल्स। देखिए मैं का परिवर्तन वर्ग के पंचम वर्ण या अनुस्वार में कर देना है यदि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो। देखिए मैं है प्रथम पद के अंत में, उसके बाद कै है और कै स्पर्श व्यंजन में आता है, तो मैं का परिवर्तन कै के पंचम वर्ण, अब कै आया है आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है, आया कै तो कै का पंचम वर्ण होता है कै खे ग गण, ये वाला में। ठीक है, तो मैं का परिवर्तन इसमें होगा, ए का ए है और इसके बाद कार का कार है, तो शब्द बनेगा अहंकार। अथवा देखिए अनुस्वार में परिवर्तित कर सकते हैं मैं को, अहं है के ऊपर अनुस्वार और कार का कार, दोनों ही सही हैं, ज़्यादा सही ये है। इसी तरह से मैं के बाद देखिए च है और च स्पर्श व्यंजन है, तो मैं का परिवर्तन च के पंचम वर्ण में कर देंगे, च छ जय जय न है, ये वाला न है और चित। अधूरा वर्ण है तो मात्रा के इधर आ जाएगा किंचित।
अथवा अनुस्वार लगाएंगे तो किंचित। अब देखिए एक संधि से संधि विच्छेद करते हैं। गम को पृथक कर लिया मैंने, गम। नियम कहता है कि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन हो तो मैं का परिवर्तन अनुस्वार में होगा अथवा पंचम वर्ण में। यहाँ अनुस्वार में दिया हुआ है, तो इसे हम संधि करना है, संधि विच्छेद करना है तो उल्टा चलेंगे, तो मैं में परिवर्तित कर देंगे अनुस्वार को। अनुस्वार को मैं में परिवर्तित किया तो बन गया सम धन गम। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। इसी तरह से तो उसको अलग किया, अनुस्वार है, अनुस्वार का परिवर्तन मैं में कर देना है, तो सम धन तोष। ये 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे। अहम धन कार, तो अहंकार शब्द बना। किम धन चित, किंचित शब्द बना। संगम का संधि विच्छेद सम प्लस गम हुआ। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की ओर। अब देखिए दूसरी कंडीशन बनती है कि मैं के बाद व्यंजन हो और व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अलावा कोई और हो। तो व्यंजन 33 होते हैं, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन हम हटा दें तो व्यंजन बचते हैं 8। और वो 8 व्यंजन हैं, देखिए 8 व्यंजन हैं। ये रे ले वे से है, और प्रथम पद के अंत में वो ही मैं है। अर्थात प्रथम पद के अंत में मैं हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स्पर्श व्यंजनों के अतिरिक्त कोई व्यंजन हो, अथवा दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि ये रे ले वे से है, मैं से कोई हो, तो मैं का परिवर्तन अनुस्वार में ही होगा। वहाँ पंचम वर्ण कतई नहीं करना है, सिर्फ अनुस्वार करना है। देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए सम धन योग, मैं है प्रथम पद के अंत में, द्वितीय पद के प्रारंभ में ये है, और ये रहा। शर्त पूरी हो गई, मैं का परिवर्तन अनुस्वार में कर देना है। ये अनुस्वार हो गया और योग जोड़ा तो संयोग। साधारण से नियम है, बिल्कुल इजी। मैं है प्रथम पद के अंत में, द्वितीय पद के प्रारंभ में रह है, शर्त पूरी हो गई, तो मैं का परिवर्तन अनुस्वार में कर देना है। संरचना का रचना, संरचना। अब देखते हैं संधि से संधि विच्छेद की ओर। अनुस्वार को पृथक किया, अनुस्वार वाले शब्द को और वाद अलग रह गया। अनुस्वार परिवर्तित हुआ है मैं की जगह, संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अनुस्वार को मैं में परिवर्तन कर देंगे, सम धन वाद। इसी तरह संहार में अनुस्वार को पृथक किया, हार को पृथक किया, अनुस्वार मैं की जगह परिवर्तित हुआ है तो अनुस्वार को मैं में परिवर्तित किया, यह हार हो गया। यहाँ पंचम वर्ण ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, आई मीन ऑप्शनल आप नहीं कर सकते पंचम वर्ण। वहाँ दोनों काम आप कर सकते हो, अनुस्वार भी कर सकते हो, पंचम वर्ण भी कर सकते हो। यहाँ अनुस्वार ही करना पड़ेगा, यह कहता है नियम। देखिए अगला नियम, अगला नियम लत व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये कहता है कि प्रथम पद के अंत में तय या दय हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में लय हो, तो तय या दय जो भी हो उसका परिवर्तन, तय या दय का परिवर्तन, तय या दय का परिवर्तन लय में हो जाता है, लय में। साधारण सा नियम है। लत व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है, लत इसलिए क्योंकि लय में परिवर्तन हुआ है। तय या दय का, तय या दय के बाद लय हो तो लय में परिवर्तन। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए उत प्लस लास, प्रथम पद के अंत में तय है,
तया दय हो, द्वितीय पद के प्रारंभ में ल है तो तया दय का परिवर्तन ल में कर देंगे, तो उत की जगह हो गया उल। लाश का है लाश, और अधूरे लय को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बन गया उल्लास। उल्लास शब्द यहाँ बनेगा। उत प्लस लेख, तय प्रथम पद के अंत में तय है, द्वितीय पद के प्रारंभ में लय है तो तय का परिवर्तन लय में कर देंगे, उल धन लेख बनेगा। और हलंत युक्त लय को इस तरह से लिखा जाता है, बन गया शब्द उल्लेख। एक संधियुक्त पद है विद्युल्लेख, इसका संधि विच्छेद करना है, तो लेख को मैंने पृथक कर लिया यहाँ से, ये लेख शब्द मैंने पृथक किया। अब देखिए लय परिवर्तित होता है तया दय के स्थान पर, तो लय का परिवर्तन तया दय में कर देंगे। विद्युत, विद्युत कोई शब्द नहीं होता, तय में ही परिवर्तन करना होगा, विद्युत धन लेख। देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम नियम, कुछ और नियम है जिन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। यह नियम कहता है कि प्रथम पद के अंत में तया दय हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में जय या जय हो, तो तया दय दोनों का परिवर्तन कोई भी हो दोनों में से जय में कर देंगे। देखिए तया दय के बाद जय या जय हो तो तया दय का जय हो जाता है, जबकि पिछले वाला जो नियम था उसमें तया दय के बाद लय था और लय में परिवर्तन हो रहा था। एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए सत प्लस जन, प्रथम पद के अंत में तय है, द्वितीय पद के प्रारंभ में जय है, तो तय का परिवर्तन जय में कर देंगे। सत का हो गया सज धन जन, सत सज प्लस जन, और हलंत युक्त जय को इस तरह लिखा जाता है और जन का जन, शब्द बन गया सज्जन। उत प्लस जटिका, प्रथम पद के अंत में तय है, द्वितीय पद के प्रारंभ में जय है, तो तय का परिवर्तन जय में कर देंगे। उत उज प्लस जटिका, शब्द बन गया उज्जटिका। उज्जटिका। ये थे आज के सामान्य 6 नियम व्यंजन संधि के। कुछ और नियम हैं जो शेष हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि और संधि प्रकरण समाप्त होने के बाद हम समासों की ओर चलेंगे। धन्यवाद। आप लगातार क्लास लेते रहिए इसी तरह से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद।